अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं वैन हॉर्न की बुक का, जिसका नाम है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। कि कंपनीज जो है किस तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करती है। एज वी नो दैट वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ financing, short-term financing and long-term financing. So today we are going to start the short-term financing. The contents of the chapter includes the following topics. Number first, we have to study spontaneous financing, in which we are going to see accounts payable and accrued expenses in detail. Okay, so what is short-term financing? If we see, according to the author, it says that short-term financing can be categorized according to whether or not the source is spontaneous. Accounts payable and accrued expenses are classified as spontaneous because they arise naturally from firms' day-to-day transactions. ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दो मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास, कि जिसके जरिए से कंपनी क्या करती है, अपने एसेट्स को फाइनेंस करने की कोशिश करती है। जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे हमारे एसेट्स होते हैं, राइट साइड पे हमारी जो है एक पोर्शन होता है जहां पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटीज। अगर हम जो है लायबिलिटीज को देख लें तो लायबिलिटीज में दो पोर्शन हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास डिवाइड हो जाता है जो है करंट लायबिलिटीज, दूसरा आपके पास आ जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए। ठीक है, और अगर हम जो है लेफ्ट साइड पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, जिसका मतलब हमारा क्या होता है कि आपके बिजनेस की सिचुएशन क्या है, कितने एसेट्स उसके पास मौजूद हैं। ठीक है, और उन एसेट्स को इसने जो है कैसे कैपिटल जो है परचेज किया हुआ है। ठीक है, चाहे उसने जो है वो लोन से लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन से लिया हुआ है, या लॉन्ग टर्म के लोन से लिया हुआ है, या फिर उसने क्या किया है, जो थर्ड पोर्शन उसमें अवेलेबल होता है वो है ओनर्स इक्विटी का, कि या जो है उसने अपने जेब से उसमें जो है फाइनेंसिंग की हुई है। तो हम उसको क्या करते हैं, इन तीन हिस्सों में देखते हैं। तो उसमें हमने जो है पहली चीज क्या देखनी है वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, जिसको हम जो है कहते हैं कि हम जो है कैटेगराइज करते हैं, जिसमें कि आपके पास जो सोर्स है वो आपके पास जो है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। और इसमें हमारे पास दो मेजर सोर्सेज शामिल हो जाते हैं। एक अकाउंट्स पेबल आ जाता है, एक एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो हमारे डेली की ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, हम कहते हैं कि अकाउंट्स पेबल हमारे कौन से होते हैं, वो पेबल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है किसी से कर्जा ले लेते हैं। हम उसको कहते हैं कि यार मुझे जो है इतना सामान चाहिए, मैं कल आपको पे कर दूंगा या एक हफ्ते के बाद पे कर दूंगा। वो आपको कहता है कि ठीक है मुझे जो है पे कर देना, सामान आप ले जाए। आप सामान ले जाते हो, एक हफ्ते के बाद पेमेंट कर देते हो। दिस वाज अकाउंट पेबल, कि आपने उसमें कोई जो है एग्रीमेंट नहीं किया, आपने उसका कोई प्रॉपर राइटिंग वगैरह में कुछ नहीं किया। आपने जो है एक हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है सामान वहां से उठा लिया और जो है फिर बाद में उसको पेमेंट कर ली। दूसरा आपके पास जो है एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस हम कहते हैं कि वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो क्या होते हैं कि कंपनी जो है इनकर करती है, ठीक है, लेकिन उसकी पेमेंट्स वो क्या करती है, बाद में करती है। ठीक है, कि जैसे आप जो है क्या करते हो, मजदूर को ले आते हो, मजदूर जब अपना काम कर लेता है आप उसके बाद उसको पेमेंट करते हो। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मजदूर का पहले से पैसे दे दो। ठीक है, अगर आप उसको पहले से पैसे देते हैं तो वो उस किस्म का काम भी नहीं करेगा। ठीक है, जो नॉर्मली आजकल कॉमन है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जो है क्या करते हो, पहले जो है एक्सपेंसेस को इनकट करते हो और उसके बाद उसकी जो है पेमेंट्स करते हो। तो इसमें जो है हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग की हमारे पास जो है दो टाइप्स आ जाती है, एक अकाउंट पेबल आ जाता है और एक एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अकाउंट्स पेबल को जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, कि आपको जो है जो ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है सप्लायर की तरफ से, क्योंकि जब हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि सप्लायर के साथ ही हमारे ज्यादातर जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे होते हैं। हम उनसे जो है सामान मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, और वो जो है हम क्या करते हैं, लोन के जरिए से लेते हैं। हम उसे शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं और फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट्स बाद में कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट चीज इसमें हमारे पास जो आ जाती है अकाउंट्स पेबल में वो है ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली कहता है कि ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट ग्रांटेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। सिंपली कि आपके पास ट्रेड क्रेडिट, कि आप जो है क्या करते हो कि एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को जो है अलाउ कर देती है कि आप उससे जो है गुड्स ले लो। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि जो है trade credits or liabilities are a form of short-term financing common to almost all business. In fact, they are collectively the large source of short-term funds for business finance firms. In an advanced economy, most buyers are not required to pay for goods on delivery but are allowed a short deferment payment before payment is due. During this period, the seller of goods extends credit to the buyer.
because suppliers are more liberal in extension of credit than a financial institution. Companies, especially small ones, rely heavily on the trade credit. ठीक है, कि जैसे हमने कहा कि कंपनीज क्या करती हैं कि वो जो है अपने जो बायर्स होते हैं उसको कुछ अरसे के लिए जो है वो पेमेंट्स डेफर्ड कर देते हैं, डिले कर देते हैं, क्योंकि वो जो है बैंक्स वगैरह से हटके होते हैं। ठीक है, वो बैंक्स की तरह नहीं चलते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है क्या कहा था कि कंपनीज का अल्टीमेट एम क्या होता है कि वो अपने जो है सेल्स जनरेट करें। तो उसको सेल्स जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको क्रेडिट जो है, ट्रेड क्रेडिट जो है देना पड़ता है। जैसे हम देख लें हमारे यहाँ मार्केट कितनी सैचुरेट हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए दुकानदारों से कहते हैं कि आप जो अपने पास सामान रखो लो, पेमेंट हमें खैर है आप बाद में कर देना जब सेल आउट हो जाए। वो इतना जो है रिलैक्सेशन क्यों दे रहा है, वो इसीलिए जो है इस पर्पज के लिए रिलैक्सेशन दे रहा है कि कल को जो है अगर ये बंदा जो है कोई और आ जाता है, वो उसको जो है कुछ पेमेंट थोड़ी सी एडवांस में कर देगा, तो ये मेरा सामान अपने पास नहीं रखवाएगा, तो मैंने सेल्स कहाँ करनी। तो वो अपने सेल्स के लिए क्या करता है, उसको रिलैक्स रिलैक्स जो है एग्रीमेंट्स उसके साथ करता है, ताकि उसके जो है जो सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से चलती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो इसमें 3 मेजर टाइप्स ऑफ जो है क्रेडिट अकाउंट्स आ जाते हैं, जिसमें पहली चीज आपके पास जो आ जाती है वो आ जाता है ओपन अकाउंट। कि जिसमें क्या करते हैं, ओपन अकाउंट को हम कहते हैं कि आपके पास क्या है कि ओपन अकाउंट derives its name from the fact that the buyer does not sign a formal debt instruments evidence the amount owed to the seller. The open account, the seller generally extends credit based on credit investigation of the buyer. ठीक है, कि आपके पास क्या होता है जिसको जो है हम अकाउंट्स पेबल के साथ भी एसोसिएट करते हैं। अगर हम जो है इसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में देखें कि कंपनीज क्या कर रही हैं कि उनको जो है कहती है कि आपको जो है हम कर्जा दे देते हैं या आपको जो है सामान हम दे देंगे, और उसके बैक पे जो है वो कोई किसी किस्म का भी जो है फॉर्मल जो है कोई एग्रीमेंट नहीं करता, कोई सिग्नेचर नहीं करता कि आपने जो है मुझे इस दिन जरूर पे करना है, या कोई प्रॉमिस नहीं करता। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं सिंपली ओपन अकाउंट। और इसको जो है ये कहता है कि द सेलर शिप्स गुड्स टू द बायर विद द इनवॉइस स्पेसिफाइंग गुड्स शिप्ड, टोटल अमाउंट ड्यू एंड टर्म्स ऑफ द सेल। कि वो क्या कर देता है कि उसको जो है सेलर को जब सामान भिजवा रहा होता है तो उसके साथ वो इनवॉइस अटैच करता है और उस पर लिख देता है कि जी आपको जो है इतने सामान हमने भिजवाया, इतने पैसे आपने हमें देने होंगे, और इतने दिनों में आपने हमें पे करना होगा। अगर उसके कोई जो है टर्म्स उसने जो है कहनी हो कि इतने दिनों में पे करना होगा, इस टाइम को पे करना होगा, तो वो सारे के सारे उसमें उसने मेंशन किए होते हैं। दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है नोट्स पेबल की। ठीक है, कि कंपनियां क्या कर देती हैं कि प्रोमिसरी नोट जो है उसके साथ साइन कर देती हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि in some situations promised notes are implied instead of open account credit. The buyer signs a note that evidence a debt to the seller. The note calls for the payment of the obligation at some specified future date. This arrangement is employed when the seller wants to buy the buyer to acknowledge the debt formally. कि वो जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसको रियलाइज कराए कि आपने हमसे कर्जा लिया हुआ है और आपने हमें जो है ये पे करना होगा, एक खास डेट पे करना होगा। ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, प्रॉमिसरी नोट भेज देता है, और उस प्रॉमिसरी नोट को हम बेसिकली नोट्स पेबल भी कहते हैं। और इसलिए कहता है कि द बायर साइंस अ नोट दैट एविडेंसेस अ डेट टू द सेलर। कि वो जो है क्या करता है कि बायर जो है वो साइन करता है एक नोट, ठीक है, कि जो एविडेंस करता है कि वो जो है कर्जदार को, या जो है जिसको उसने कर्जा देना, जिसको उसने जो है पेमेंट्स बैक करनी है, कि वो जो है उसको पैसे इस डेट पे देगा। थर्ड चीज आपके पास आ जाती है ट्रेड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ठीक है, कि ट्रेड एक्सेप्टेंस बेसिकली क्या होती है, कहता है कि जी ट्रेड एक्सेप्टेंस इज another arrangement by which indebtedness of the buyer is formally recognized. Under this agreement, the seller draws a draft on the buyer that orders the buyer to pay the draft at some future time period. ठीक है, कि इसमें आप क्या करते हो कि आप जो है उसके साथ एग्रीमेंट लिखते हो। किस चीज के बारे में आपका एग्रीमेंट बेसिकली होता है कि आप जो है उसको कहते हो कि आप जो है इसको पे करोगे, जिसको हमने सिंपली क्या कहा कि द सेलर ड्राज अ ड्राफ्ट ऑन द बायर। कि वो क्या करता है कि जो सेलर हो जाता है वो बायर के नाम पे जो है एक ड्राफ्ट को जो है डेवलप करता है, डिजाइन करता है। ठीक है, और ऑर्डर करता है कि द ऑर्डर द बायर्स टू पे द ड्राफ्ट एट सम फ्यूचर डेट, और उसको ऑर्डर करता है कि आपने इस डेट को एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है पे करनी होगी। और इसमें एक और मेजर चीज जो हम कहते हैं कि टाइम ड्राफ्ट का जिक्र करते हैं कि जब आपका जो है क्या कहता है कि जो बायर होता है जब तक वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक सेलर जो है उसको गुड्स भी जो है ट्रांसफर नहीं कराता, वो जो है उसको रिलीज नहीं कराता। तो इससे फायदा क्या हो जाता है कि उसकी जो है जो पेमेंट्स हो जाती हैं वो तब तक सेफ रहती है, क्योंकि जब तक जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ मैं आपके साथ तिजारत करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं आपको इस फ्यूचर डेट पे पेमेंट्स कर दूंगा, तब तक जो है वो उसको सामान नहीं देता। और ड्राफ्ट बेसिक
के लिए क्या है, कहता है कि साइंड रिटन ऑर्डर by which first party instructs a second party drawee to pay a specified amount of money to a third party pay. The drawer and the pay are often one and the same. ठीक है कि आप क्या करते हो कि एक रिटर्न ऑर्डर जो है लिखते हो, ठीक है, साइन करते हो कि जिसमें फर्स्ट पार्टी क्या करती है कि वो इंस्ट्रक्ट करती है सेकंड पार्टी को कि वो जो है क्या करेगी, उसको स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगी। ठीक है कि वो जो है क्या करेगी कि इंस्ट्रक्ट द सेकंड पार्टी की, वो सेकंड पार्टी को जो है इंस्ट्रक्ट करती है कि टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू अ थर्ड पार्टी की, वो थर्ड पार्टी को क्या करे, एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करे। तो क्या होगा कि वो जो है बैंक को कह देगी कि जो है इस बंदे को आपने इस डेट पे स्पेसिफिक पेमेंट कर दो, इतने जो है हमारे उसके साथ एग्रीमेंट हुई है, और वो उसको क्या कर देगा कि पैसे उसको पे कर देगा। और इसलिए कहता है कि क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग द ड्राफ्ट द बायर designates a bank at which the draft will be paid when it comes due. At that time, the draft becomes a trade acceptance, and depending on the creditworthiness of the buyer, it may possess some degree of marketability. If the trade acceptance is marketable, the seller of goods can sell it at a discount and receive immediate payment for the goods. At final maturity, the holder of the acceptance presents it to the designated banks for collection. ठीक है, मैंने आपको जो है सिंपली अल्फाज में भी यही कहा कि आप क्या करते हो कि आप जो है बैंक को जो है डिजिग्नेट करते हो, बाहर जो डिजिग्नेट करते हो अपने बैंक को कि आपने क्या करना होगा कि इस बंदे को पे कर दो कि जब ये ड्यूरेशन आ जाएगी, तो जब वो जो है क्या कर देगा कि वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेगी और वो जो है उसको कह देगा कि ठीक है मैं आपको इस डेट पे इस टाइम पे पेमेंट कर दूंगा। इसको हम सिंपली कहते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, और जब वो जो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है और जब उनके दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है ये उस बंदे को पे करेगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड एक्सेप्टेंस। कि इन दोनों के दरमियान जो है ट्रेड एक्सेप्ट हो गया कि ये इसको इस डेट पे करेगा, और ये जो है जब इसको पेमेंट रिलीज करेगा, ठीक है, या जो है जब इसको सामान मिल जाएगा और स्पेसिफाइड डेट आ जाएगी, तो ये जो है उसको लेकर जाएगा ट्रेड एक्सेप्टेंस को, और अगला जो है जो बैंक उसको डिजाइन किया हुआ डिजिग्नेट किया हुआ था, वो क्या कर दी, उसको पेमेंट कर देगी। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है टर्म्स ऑफ सेल्स की, कौन कौन से टर्म्स पे आपके जो है सेल्स एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आपके पास जो है जो हमने देखा हुआ है वो क्या होता है, सीओडी एंड सीबीडी है। फ्रॉम सीओडी एंड सीबीडी वी मींस दैट कैश ऑन डिलीवरी और कैश बिफोर डिलीवरी। ठीक हो गया कि आप जो है इसको हम सिंपली ये भी कहा हुआ है, हमने कहा है कि नो ट्रेड क्रेडिट, कि इसमें आप जो है कोई भी लोन वगैरह नहीं दे रहे, आप कोई भी ट्रेड क्रेडिट उसके साथ नहीं कर रहे, क्योंकि नेम से ही शो हो रहा है कैश ऑन डिलीवरी, कि जैसे ही आप सामान पहुंचा दोगे, ठीक हो गया, आप उसको पेमेंट कर दोगे। अगर हम देखें तो हमारे जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी आपने कैश ऑन डिलीवरी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे ही आपको सामान मिल जाएगा हमारे उस रिप्रेजेंटेटिव को या जो है वो टीसीएस वाले बंदे को आप पेमेंट कर दो, वो हमें जो है दे देगा। या आपके पास जो है इसमें फिर क्या मसला आ जाता है कि कभी कभार जो है कोई सामान भी वापस कर देता है या कहता है कि जी मैंने नहीं मंगवाया, या जो है वो इतना खर्चा कर लेता है वहां पे भिजवा देता है और वो बंदा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सीबीडी की तरफ जाते हैं, कैश बिफोर डिलीवरी, कि वो आपको कहते हैं कि हमें पहले से एडवांस पेमेंट्स कर लो, हम जो है आपको सामान पहुंचा देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस किस्म के जो है जो स्ट्रिक्ट होती है, जो चाहती है कि हम जो है लोन वगैरह की पे बिजनेस नहीं करना चाहते, हम जो है ट्रेड क्रेडिट जो है नहीं देना चाहते, तो वो सिंपल क्या करती है, या जो है सीओडी को फॉलो करती है या सीवीडी को फॉलो करती है। सेकंड आ जाता है नेट पीरियड, नो कैश डिस्काउंट। इसमें आप जो है कोई भी डिस्काउंट नहीं देते, आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो कि इतने दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी होगी। ठीक है, जिसके लिए हम कह देते हैं कि when credit is extended the seller specifies the period of time allowed for payment. Net 30 implies full payment in 30 days from the invoice date, कि जिस दिन आपने उसको इनवॉइस दी हुई है आप उसको जो है लिख देते हो कि जी आपने क्या करना होगा, 30 डेज के अंदर पे करना होगा। इसमें एक और हम जो है टर्म भी यूज करते हैं नेट 30 EOM, के जो है आप क्या करोगे, एंड ऑफ द मंथ, के विच मीन सिंपली हम कहते हैं कि ऑल गुड्स शिप्ड बिफोर द एंड ऑफ द मंथ मस्ट बी पेड फॉर द बाय द 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कि आप उसको नेट 15 लिख देते हो कि आपने क्या करेंगे कि आपको जो सामान मिलेगा, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ आपको जो है जो चीज़ मिल जाएगी, आप क्या करोगे, हर महीने के 15 तारीख तक हमें पेमेंट्स कर दोगे। तो आपके पास जो है इस किस्म की भी एक टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं। दूसरा आपके पास जो है थर्ड चीज जो हम इसमें यूज करते हैं वो है आपका नेट क्रेडिट, नेट पीरियड कैश डिस्काउंट। इसमें आप क्या कर देते हो कि कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, जिसके बारे में हमने जो प्रीवियस चैप्टर में काफी डिटेल से देखा था कि आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, आप उसको कहते हो कि जी 2/10 एग्रीमेंट कर लेते हो कि अगर आपने पहले 10 दिन के अंदर हमें पेमेंट्स कर दी तो आपको जो है 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप जो है जो है 10 डेज के अंदर पेमेंट्स नहीं करते तो क्या हो जाएगा कि आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, 30 डेज के अंदर अंदर हमें फुल पेमेंट्स करनी पड़ेगी। तो अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो जो इस चीज को अवेल करना चाहता है कि नहीं अवेल करना चाहता। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि कैश डिस्काउंट डिफर्स फ्रॉम द ट्रेड डिस्काउंट एंड फ्रॉम अ क्वांटिटी डिस्काउंट। अ ट्रेड डिस्काउंट इज ग्रेटर फॉर वन क्लास ऑफ कस्टमर देन अदर्स।
A quantity discount is offered to our large shipments। कि हम क्या करते हैं कि दो चीजें जो है इसके साथ रिलेटेड होती है, जिसमें अक्सर हम जो है कंफ्यूज हो जाते करते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो है फिर कैश जो है ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट आपके पास क्या होता है कि वो जो है जो बड़े आपके कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ह्यूज अमाउंट पे जो है परचेजिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि आप जो है उसको क्या करते हो कि आपकी जो कस्टमर्स हो जाते हैं या जो है आपके रिटेलर्स जो आपके होते हैं वो तो कम क्वांटिटी में आपसे परचेजिंग करते हैं, तो आप क्या कर देते हो उनको कम जो है डिस्काउंट देते हो। ठीक है, लेकिन जो आपके पास होलसेलर आते हैं तो आपको पता है कि वो जो है ह्यूज क्वांटिटी में आपसे परचेजिंग करते हैं, तो आप उनको क्या कर देते हो डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हो कि आपने इतना सामान हमसे लिया, तो हम उसको क्या कहते हैं कि आप जो है बल्क पे जो परचेजिंग करते हैं उसको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर जो हम क्वांटिटी डिस्काउंट का जिक्र करें तो वो जो है लार्ज शिपमेंट्स में मिलता है कि आपके जो है क्या हो जाती है कि कोई जो है ज्यादा सामान मंगवा रहा होता है तो आप उसको कहते हो कि ठीक है आप ज्यादा सामान मंगवाने का हम आपको इस पे अलग डिस्काउंट पे करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके जो है कौन किस तरीके से इस सर्विसेज को अवेल करता है, तो आप जो है उसको क्या करते हो कि जो है डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हो। जो आपके क्या डिस्काउंट होती है जो कि आप क्या करते हो कि क्रेडिटर्स को देते हो कि वो जो है जल्द से जल्द आपको पेमेंट दे दें, आपके पेमेंट जो है अर्ली पे हो जाए ताकि वो पैसे आप कहीं और पे यूटिलाइज कर सको। फोर्थ चीज आपके पास आ जाती है सीजनल डेटिंग। सीजनल डेटिंग हमने कहा था कि आपके पास क्या हो जाता है कि क्रेडिट टर्म्स दैट इनकरेज the buyers of seasonal products to take delivery before the peak sales period and to defer payments until after the peak sales। कि आप क्या करते हो कि जब सीजन जो है ऑन हो जाता है, सीजन ऑफ हो जाता है, तब आप जो है उसको कहते हो कि मेरे लिए जो है ऑर्डर्स दे देते हो कि मुझे जो है इतना सामान तैयार करके दे दो। जब सीजन जो है ऑन हो जाता है, अब आप जो है जैसे ही आपकी सेल्स हो जाएंगी आप उसको क्या करोगे पैसे वापस करना शुरू कर दोगे। जैसे आपकी जो है हम गारमेंट्स वगैरह में कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि सर्दियों की गारमेंट जब थ्रू आउट जो है गर्मियों में अभी जो है सबने प्रोडक्शन शुरू कर दी होगी, तो जैसे ही जो है सर्दियाँ आ जाएंगी वो क्या करेंगे कि उनको जो है सामान जो है पहुंचा देंगे, और जब उनकी सेल्स हो जाएंगी तो वो उसको जो है पेमेंट्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो सर्दियों जो गर्मियों का सामान उन्होंने बनाया हुआ था उसकी पेमेंट्स कब वो करेंगे जैसे ही जो है गर्मियाँ खत्म हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगे कि गर्मियों की जो है पेमेंट सारी क्लियर करते जाएंगे और सर्दियों की पेमेंट जो है ड्यू रह जाएंगी, तो इसको हम सीजनल डेटिंग कहते हैं। ट्रेड क्रेडिट को अगर हम देखें कि मींस ऑफ फाइनेंसिंग है किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, तो हम जो है फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एक कंपनी है वो क्या करती है अपने सप्लायर से जो है सामान खरीदती है। ठीक है, अब वो जो है क्या करती है कि रोजाना जो है परचेजेस करती है, कितने क्वांटिटी के $1000 की जो है वो परचेजिंग करती है, और उसके एग्रीमेंट क्या है 30 डेज के अंदर वो उसको पेमेंट करेंगे। कि हमने कहा कि व्हाट हैपेंस टू द अकाउंट्स पेबल इफ अ फर्म परचेजेस 1000 डे एट नेट 30, कि वो नेट 30 के एग्रीमेंट के हिसाब से वो जो है रोजाना $1000 की जो है सामान लेती है, तो कितने पे करेगा वो उसको 30,000 उससे ड्यू रह जाएगा। लेकिन अगर वो जैसे उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है और अब उसको जो है ज्यादा सामान चाहिए अपने सप्लायर से, तो वो क्या कर देता है कि अब उसको जो है 1500 पर डे सामान चाहिए, तो इस हिसाब से वो क्या करेगा उसको 45,000 रुपए जो है पे करेगा। तो जब हम डिफरेंस को देखें तो आपकी प्रोडक्शन जब इंप्रूव हो गई है तो उसके साथ साथ आपकी क्या हो गई है, आपकी कॉस्ट जो है आपकी बोरिंग भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि आप जो है रॉ मटेरियल अब ज्यादा मंगवा रहे हो। तो $15,000 हमने कहा कि इंक्रीज फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास इंक्रीज हुआ कि आपके ऑपरेशन जो है जितने इंप्रूव हो गए उतने ही आपके जो है ये चीज भी इंक्रीज होगी। लेकिन सिंपल सी बात है, हमने कहा कि जब हम जो है इसको डिस्काउंट दे देते हैं तो डिस्काउंट की बात तो ठीक है वो तो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है डिस्काउंट को अवेल नहीं करती, वो कहती है कि नहीं मैं जो है डिस्काउंट को अवेल नहीं करता, मैं विदाउट डिस्काउंट जो है इसको पेमेंट कर दूंगा, लेट पेमेंट करूंगा, तो उसको हम कहते हैं कि जितना जो है आप लेट पेमेंट करोगे उतना ही आप पे क्या होगा वो इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जितना लेट पेमेंट करते रहोगे उतने ही आपके लिए जो है वो कॉस्ट ज्यादा होगी। लेट से आप जो है 10 दिन के अंदर पे करोगे तो 98 रुपए दोगे, अगर आप जो है उसको 10 दिन के बाद जो है या 30 डेज में पे करोगे तो 30 जो है 100 रुपीज फुल पे करोगे, तो आपको 2 रुपए जो है ज्यादा देने पड़े। तो ये जो है आप क्या करते हो, कहते हैं कि जब इस किस्म की जो है आप पेमेंट्स को लेट करते हो तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं इसका एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं, और इसका फार्मूला आपके पास क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100% माइनस परसेंटेज डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 365 डेज डिवाइडेड बाय पेमेंट डेट माइनस डिस्काउंट पीरियड, कि जितने डेज के लिए आपने जो है डिस्काउंट किया था उसको हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे और आपके पास जो डिस्काउंट मिला था वो आप इसको पुट कर दोगे। तो डिस्काउंट हमें कितना मिला 2/10 था। ठीक है, तो हमने क्या करना था कि 2% हमें डिस्काउंट मिला था उसको 100 में से माइनस कर लिया, 30 डेज हमारा नेट पीरियड था उसमें हमने जो है 10 डेज जो डिस्काउंट डेज मिले थे वो हमने माइनस कर लिया। इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं 37.2% जो है हम इंटरेस्ट पे करेंगे अगर हम जो है लेट पेमेंट करेंगे। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि जैसे हमने जो है पेमेंट्स हमारी जो है लेट होती जाएंगी तब जो है हमारे जो है इंटरेस्ट भी कम होती जाएगी। लेट से आपके पास जो है कहता है कि द अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर अ वैरायटी ऑफ पेमेंट डिसीजंस फॉर नेट 2/10 नेट
10, 11, 12, 20, 30, ठीक हो गया कि डिफरेंट अगर हम इसको जो है नेट पीरियड्स के साथ इसको एसोसिएट करें, उस पर अगर हम इसको चेक करें कि उसको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो अगर 2/10 था और आप जो है 11वें दिन पे उसको पेमेंट कर रहे हो तो 744.9% आपको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ रही है जो है। अगर आप 20वें दिन पे पे कर रहे हो तो आपको जो है आपका नेट 20 था तो 74%, नेट 30 हुआ 37.2%, नेट 60 था तो 14.9 और नेट 90 था तो 9.3। तो जितना आप जो है लेट पेमेंट्स करते होंगे, आपके जितने भी डेज आपके जो है ज्यादा होंगे, उतने ही आपके जो है वो क्या होती जाएगी, एनुअल इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन द एनुअलाइज्ड इम्प्लिसिट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट and the number of days between the end of the discount period and the end of the net period, which we have seen in the same follow in the this table, that they are decreasing with the increase in the day payment dates. So we can assume that 2/10 discount terms for a situation in which payment is made on the final due date. We see that the cost of trade credit decreases, the cost of trade credit decreases at a decreasing rate as the net period increases. Okay, so as we have seen that the net period, if we have seen that the net period is increasing, like it is going from 11 to 90, the annual interest rate is also going to decrease. So the point is that if a firm does not take a cash discount, its cost of trade credit declines with the length of time it is able to postpone the payment. So the second option will be to postpone the payments, क्योंकि जो है उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं रहा जब उसने जो है डिस्काउंट को अवेल नहीं किया, तो वो जो है क्या करेगा, दूसरा ऑप्शन जो अवेल करेगा जिसका जो है वो बेनिफिट उठाना चाहेगा, वो उसके पास यही होगा कि वो जो है जितना अपने पेमेंट्स को लेट करता जाएगा उतना ही उस पर जो है इंटरेस्ट कम बेयर होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो क्या होता जाएगा, वो डेज के हिसाब से वो पैसे कहीं और इस्तेमाल करता रहेगा और उस पर अगर वो जो है वो किराया दे रहा है तो वो किराए का हिसाब हो जाएगा कि जितना आप जो है दिन बढ़ाते जाओगे उतना ही आपको जो है किराया उसका लगता जाएगा, वो जो है कम होता जाएगा, डेज पे डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, क्योंकि अमाउंट तो एक स्पेसिफिक आपने पे करनी है। तो इसीलिए जो है हम कहते हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पास डिक्रीजिंग ट्रेंड में जाना शुरू हो जाएगा। एक और चीज हमने कही थी स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल, जब हमने जो है अकाउंट्स पेबल और उसको जो है क्विक करने का जिक्र किया था कि अकाउंट रिसीवेबल को हम क्या करेंगे, क्विक करेंगे, तो वहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल, कि हम अपने जो है कंपनीज कोशिश करती है कि वो अपने जो अकाउंट्स पेबल को स्ट्रेच कर दे। क्यों वो स्ट्रेच करना चाहती है, वो चाहती है कि इन पैसों को कहीं और पे इस्तेमाल कर दे, क्योंकि जब उसको जो है कर्जा एक बंदे से सामान उठा लिया तो अब वो जो है क्या है कि उसने सामान उसका जो है मौजूद है, वो उसको सेल आउट कर रहा है, यहाँ पे उसके अपने पैसे महफूज हैं, तो वो जो है उसका फायदा उठाना चाहता है कि मेरे अपने पैसे तो वैसे भी महफूज हैं, मैं इसको क्या कर लूँ, कहीं और पे इस्तेमाल कर लूँ। और इसलिए हम कहते हैं कि पोस्टपोनिंग पेमेंट बियॉन्ड द एंड ऑफ द नेट पीरियड इज नोन एज स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल और लीनिंग ऑन द ट्रेड। आप जो है या इसको जो है लीनिंग ऑन ट्रेड भी कहते हैं या स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल भी कहते हैं, कि जब आप उसको अपने डेट से ज्यादा डिले कर देते हो। सो कहते हैं कि पॉसिबल कॉस्ट ऑफ स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल्स, आप जो है जब इसका बेनिफिट तो आप उठा रहे हो लेकिन आपको कुछ कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, जिसमें पहली चीज आपने क्या कर दिया कि कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट फॉरगॉन इफ एनी, कि अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला था तो आपने वो भी जाया कर दिया, आपने उसको भी अवेल नहीं किया। दूसरी चीज आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लेट पेमेंट पेनल्टीज और इंटरेस्ट, कि आपको जो है उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फाइन देना पड़ेगा। जो पेनल्टीज वो बंदा आप पे लगाएगा कि आपने उसको जो है पेमेंट्स डिले कर दी या टाइम पे नहीं किया, तो उसके भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। थर्ड, डिटोरिएशन इन क्रेडिट रेटिंग, आपकी जो है क्या हो जाएगी कि जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या जो है प्रीवियस चैप्टर में भी जो है क्लियरली कहा था कि आपकी क्रेडिट, जब आपको जो है दूसरी कंपनी क्रेडिट जो है एक्सटेंड करती है तो वो क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो है पूछती है आपके बारे में। तो जब उसको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है पेमेंट्स लेट करता है, टाइमली पेमेंट्स नहीं करता, तो आपका इमेज जो है खराब हो जाता है और फिर आप जो है जब अप्लाई करते हैं लोन वगैरह के लिए तो वो बंदा हेजिटेट करता है, या वो आपको ज्यादा चार्ज करता है, या फिर वो क्या करता है कि आपको जो है लोन देने से इनकार करता है। सो कहता है कि दैट इज व्हाई वी शुड कंपेयर द कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग अ पॉसिबल कैश डिस्काउंट अगेंस्ट द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रेड क्रेडिट, कि हमें जो है क्या करना होगा कि ट्रेड क्रेडिट के एडवांटेजेस को देखने के साथ साथ हमें उसके जो है कॉस्ट को भी देखना होगा कि कौन सी कॉस्ट जो है हमें जो है बेयर करनी पड़ेगी। सिंपली हम क्या कहते हैं कि हर जगह हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि वी हैव टू एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कि आपके पास जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस बहुत करना इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप इस किस्म के जो एग्रीमेंट्स को एक्सटेंड करते हो तो आपको ये देखना होगा कि क्या उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा जो है नहीं पड़ रही। अगर वो कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि प्रीवियसली उसमें जो है जब हमने स्ट्रेचिंग का कहा तो वहां पे आपकी जो है अगर कंपनीज जो है पता हो कि यार ये मेरा बंदा जो है पेमेंट लेट करता है, तो पेमेंट लेट भी कर लेता है लेकिन पेमेंट्स पूरी की पूरी करता है, जो है जब इतना उसको हम पेनल्टीज लगाते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो हमें जो है पेमेंट्स क्लियरली कर देता है। लेकिन जब कंपनी जो है वाइज होती है वो इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करती है कि मैं जो है जब पेमेंट्स को इस तरीके से
लेट कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ, ठीक हो गया, तो मैं जो है क्या करूँगा, जो मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्या वो इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, जितना जो है मैंने ट्रेड क्रेडिट से बेनिफिट उठाने के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो इसलिए जो हमें क्या करना पड़ता है कि उसके जो है 2 मेजर बेनिफिट्स होते हैं जब हम क्या करते हैं ट्रेड क्रेडिट को अवेल करते हैं। पहली चीज़ कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट, कि हमें जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, कि जो है इट इज़ रेडी अवेलेबल, अवेलेबिलिटी, इट्स रेडी अवेलेबिलिटी दैट अकाउंट्स पेबल ऑफ मोस्ट फर्म्स रिप्रेजेंट अ कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ क्रेडिट। देयर इज नो नीड टू फॉर्मली अरेंज फाइनेंसिंग, इट इज ऑलरेडी देयर। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, आपको जो अवेल करने की जरूरत नहीं, आपने सामान उठा लिया, ठीक है, सामान अपने पास रख लिया है, अब आप उसको पेमेंट जब करोगे तो करोगे, ठीक है, तो आपको जो है क्या हुआ कि उसके लिए जो है कोई एग्रीमेंट्स नहीं करने पड़े, आपको जो है कोई उसकी बैक पे जो है कोई चीजें नहीं गिरवी रखवानी नहीं पड़ी, आपको कोई खास एग्रीमेंट्स नहीं करने पड़े, बस आपने सामान उठा लिया और आप उसको कहते हो कि मैं आपको बाद में पेमेंट कर देता हूँ। तो आपको कन्वीनियंस होगी, इजिली आपने जो है उसको क्या कर दिया, अवेल कर दिया। आपको कोई भी जो है बिजनेस इजीली आपको लोन दे सकता है, अगर आप जो है उसके साथ कंडीशन सही हो, आप पे ट्रस्ट करता है, तो वो आपको क्या करेगा, आपको जो है अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। दूसरी जो दूसरा एडवांटेज इसका क्या है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एज अ मींस ऑफ फाइनेंसिंग, आपके पास जो है फाइनेंसिंग में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, आपको जो विदाउट नेगोशिएशन आपको जो है मिल गया, ठीक है। इसके अलावा जो हम क्या कह देते हैं कि द फर्म डज नॉट हैव टू साइन अ नोट, pledge collateral or adhere to a strict payment schedule or note, कि आपको जो है कोई promissory नोट आपने नहीं लिखा, ना ही आपने उसके बैक पे कोई जो है कोलेट्रल रखवाया था, ना ही जो है आपने कोई और इस तरीके से कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना हुआ, बल्कि आपने क्या कर दिया, सामान उठाया, आपने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपको जो है इस डेट को ये सारी पेमेंट कर दूंगा। तो जब आपकी जो है पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी या डेट कंप्लीट हो जाएगी, आप क्या कर देते हो, उसको पे कर देते हो, या आप उसको डिले करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को देखोगे कि जो है जब आप इसको डिले करते हो तो आपके पास जो है क्या कॉस्ट बियर होंगी, और इसलिए हमने कहा कि यू हैव टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग पॉसिबल कैश डिस्काउंट अगेंस्ट द एडवांटेज ऑफ ट्रेड क्रेडिट, कि आपके लिए अगर एडवांटेजेस ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप इस चीज़ को देखोगे, और इसलिए हम कहते हैं कि द सेविंग्स इन द कॉस्ट ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हाउएवर मस्ट ऑफसेट द लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस एसोसिएटेड विद द ट्रेड क्रेडिट। So for certain firms there is no alternative source of short term credit, क्योंकि कि कुछ फर्म्स के लिए फिर जो है ट्रेड क्रेडिट से बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैंक्स वगैरह आपसे कोलेटरल मांगेंगे, उनकी गारंटी आपको रखवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है इस तरीके से ट्रेड क्रेडिट को जो है एक्सटेंड करते हो, तो वहाँ पे आप जो है इन चीज़ों से सेफ रहते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है बियर नहीं करनी पड़ती, और आप जो है इजिली वहाँ से सामान उठा सकते हो। इसकी कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ती है, कहता है कि हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर ट्रेड क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन जो है इसकी कॉस्ट बियर करता है, तो आपके पास जो है बायर और सेलर जो है सप्लायर दोनों कॉस्ट बियर करते हैं, लेकिन बोथ भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो हम कहें कि सप्लायर के पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो कहता है कि when trade cost cannot be passed on to the buyer because of price competition demand, अगर मार्केट में जो है बहुत ज्यादा प्राइस कंपटीशन चल रहा है, तो हम मैंने आपको कहा कि जो है जो सप्लायर्स होते हैं वो कॉस्ट बढ़ा देते हैं कि जी हम इसको चीज़ महंगी बेच देंगे, यहाँ से हम अपने पैसे पूरे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंस्टॉलमेंट पे आप चीज़ लेते हो, तो इंस्टॉलमेंट वाले क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप ये सामान उठा लो, लेकिन हम आपसे एक्स्ट्रा इतना चार्ज करेंगे। तो सेम एज इट इज ये क्या करते हैं कि जब आप क्या करते हो, सप्लायर देख लेता है कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रही है, वो जो है इसको बढ़ा नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है इसको ये कॉस्ट खुद बियर करनी पड़ती है, और जो है वो ट्रेड क्रेडिट उसको देगा। सेकंड कहता है कि जी बायर्स के पर्सपेक्टिव से व्हेन कॉस्ट कैन बी फुली पास्ड ऑन थ्रू द हायर प्राइसेस टू द बायर बाय द सेलर, ठीक हो गया, कि क्या कहा जाता है कि जो सारे के सारे पैसे जो है वो क्या हो जाते हैं कि जो है पास कर दिए जाते हैं बायर को सेलर की तरफ से, कि सेलर को नजर आ जाता है कि जी जो है कंपटीशन प्राइस कंपटीशन है नहीं, इसको ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या कर देता है कि उसको वो सारी की सारी कॉस्ट ट्रांसफर कर देता है, बजाय वो जो उसकी प्राइसेस बढ़ा देता है, कि कल को जब वो पेमेंट करेगा तो इससे जो है वो सारी के सारे ह्यूज प्राइसेस के जरिए से मैं रिकवर कर लूंगा। और बोथ में क्या होगा कि व्हेन कॉस्ट कैन पार्शियली बी पास्ड ऑन टू द बायर बाय द सेलर, कि वो जो है कुछ पोर्शन जो है बायर की तरफ बढ़ा देता है कि जी थोड़ा सा मैं इससे चार्ज कर लेता हूँ, कुछ जो है मैं खुद बियर कर लेता हूँ, तो दोनों जो है क्या कर सकते हैं, एक म्यूचुअल उसमें जो है शेयरिंग हो सकती है। और इसलिए हम कहते हैं कि द बायर शुड रिकॉग्नाइज दैट द कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट चेंजेस ओवर टाइम इन periods of rising interest rates and tight money, suppliers may raise the prices of their products to take account of the rising cost of carrying receivables. This rise in prices should be not confused with the other rises caused by the changing supply and demand conditions in the product market. कि इसका जो है हमारे डिमांड एंड सप्लाई के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, एसोसिएशन नहीं होती, बल्कि हमने क्या करना होता है कि आपके पास जो है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी चेंज हो रहे होते हैं, मनी जो है पॉलिसीज चेंज हो रही होती है, तो आपके जो है क्या होना चाहिए कि जो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैरिंग आ रही है रिसीवेबल की, वो भी तो चेंज हो रही है, तो आपको इस चीज़ को भी जहन में रखना होगा कि एज ए बायर कि आपके जो है ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये चेंज होती रहती हैं, और आपने कैसे जो है इसके साथ अपने आप को अप टू डेट रखना होगा, अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखना होगा कि कब आपने इसको अवेल करना है, कब आपने इसको अवेल नहीं करना।
लास्ट में हम जो है देखते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस को। एक्रूड एक्सपेंसेस हमने क्या कहा कि आपके पास वो एक्सपेंसेस होती हैं कि जिसके आप जो है सर्विसेज अवेल कर लेते हो और उसकी पेमेंट जो है क्या करते हो बाद में करते हो, ठीक है। जिसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम कहें तो क्या कहता है कि एक्रूड एक्सपेंसेस अमाउंट्स ओड बट नॉट येट पेड फॉर वेजेस टैक्सेस, ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। आप क्या कर लेते हो कि आपके जो है अमाउंट ओड कर रहे हो, ठीक हो गया, आपने लेकिन उसको पे नहीं किया, आपने उसको पे करनी है, अभी जो है वाजिबुल अदा है, आपको जो है वो पे करनी है, जैसे वेजेस हो गए, टैक्सेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया और डिविडेंड हो गया, कि आपने क्या कर दिया कि सर्विसेज तो अवेल कर ली लेकिन अभी आपने जो है उसको पे नहीं किया हुआ। जैसे अगर हम देखें तो आप क्या करते हो, कहते हैं कि फॉर जो है द एक्सपेंसेस इज इनकर्ड accrued or accrued but not yet paid, usually a date is specified when the accrued expense must be paid, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हो कि वेजेस मजदूरी है आपके पास, तो अब जो है मजदूर को आप जो है उसको बताते हो कि आपको पेमेंट कब होगी। आपके जो है टैक्सेस हैं तो टैक्सेस का आपका अपना टाइम ड्यूरेशन होता है, इंटरेस्ट की अपनी पेमेंट ड्यूरी टाइम होती है कि जब आपने उसको पे करना होगा। तो इसलिए कहता है कि द एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट्स इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कि आपके पास ये भी एक जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है कि आप जो है उसका क्या कर लेते हो कि आपकी जो है कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ी, आपको जो है पैसे जो है पे नहीं करने पड़ रहे, आप तब तक फैसिलिटी को अवेल कर रहे हो, ठीक हो गया, एंजॉय कर रहे हो उस चीज को, लेकिन जब टाइम आ जाता है तब तक आपने उसके लिए पैसे अरेंज कर लेते हैं और आप जो है उसको बाद में पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी है अगर उसको जो है एक स्पेसिफाइड काम के लिए जो है कुछ दिनों के लिए काम कराना है एक बंदे से, तो वो उसको क्या कर लेगी, उसको हायर कर लेगी, उसको कहेगी कि आप मुझे जो है ये काम करके दे दो, जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पे कर दूंगा। तो अब जितने दिनों तक वो काम कंप्लीट करेगा तब तक उसको जो है कोई खास पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तब तक जो है वो क्या करेगा उस चीज की फैसिलिटी को जो है अवेल कर रहा होगा और जब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको पे कर देगा। तो इसलिए जो है ये भी एक आपके पास क्या हो सकता है, अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है और आपके लिए जो है आपका एक जो है फाइनेंसिंग का सोर्स बन सकता है। सो पहले इसमें जो मेजर चीज है वो वेजेस है, ठीक है। कि वेजेस हमने कहा मजदूरी है, तो अब मजदूरी कहता है कि बेनिफिट्स एक्रू व्हाइल नो डायरेक्ट कैश कॉस्ट बट कॉस्ट कैन डेवलप बाय रिड्यूस एम्प्लॉय मोरल एंड एफिशिएंसी। के अब अगर आप क्या करते हो कि इसकी जो है जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आप इनकर करते हो तो आपको कोई खास डायरेक्ट उसकी जो है कैश नहीं बियर करनी पड़ रही, आपको जो उसकी कॉस्ट जो है बियर नहीं करनी पड़ रही कैश की सूरत में कि जी मजदूर जो है वो नाराज हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बल्कि पेमेंट तो आप उसको कर रहे हो लेकिन लेट कर रहे हो, ठीक है। जब लेट पेमेंट करोगे तो वो कोई आपसे एक्स्ट्रा मजदूरी तो नहीं चार्ज कर सकता, बल्कि क्या हो जाएगा कि उसकी जो है मोरल डाउन हो जाएगा और उसकी जो है प्रोडक्टिविटी है एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कि अगर आपके जो है एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको जो है 3-4 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है क्या करेगा, वो जो है उसका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो जो है छुट्टियां शुरू कर देगा, रेगुलर नहीं होगा, वो जो है कहीं और पे जॉब सर्च शुरू कर देगा कि यार यहाँ पे तो पैसे भी नहीं मिल रहे, अब वो जो है क्या करेगा अदर ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देगा, तो जिससे क्या हो जाएगा कंपनी की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा है, कोई डायरेक्ट इफेक्ट एज सच नहीं पड़ता कंपनी में। सेकंड टैक्सेस है, टैक्सेस कहता है कि बेनिफिट्स एक्रू अंटिल द ड्यू डेट बट कॉस्ट ऑफ पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट बियॉन्ड द ड्यू डेट रिड्यूस द बेनिफिट। कि आपके पास जो है ये फायदा तो होता है कि टैक्सेस आपके पास जो है आपने टाइम पे करने होते हैं, लेकिन अगर वो जो एक्सटेंड हो जाते हैं तो फिर आप पे जो पेनल्टीज भी लगती हैं, ठीक हो गया। अगर वो जितने भी डेज उसके बढ़ जाते हैं तो आपके जो बेनिफिट उससे मिल रहा होता है वो आपके लिए कम हो जाता है, क्योंकि जो है टैक्सेस आपने गवर्नमेंट को पे करने, तो गवर्नमेंट के साथ तो आप ये काम कर नहीं सकते कि आप उसकी जो पेमेंट्स को पोस्टपोन कर दो या उनको लेट पे करो, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या करेगा वो आप पे जो पेनल्टीज लगा लेगा, ठीक है। कि आप जो पेमेंट्स नहीं कर रहे तो हम आपको जो है क्या कर देंगे, फाइन कर देंगे। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि कंपनीज इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करती है और देखती है कि कहाँ पे उनको जो है कौन सी चीज़ ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, किस तरीके से उसको जो है अपने जो है पेमेंट्स को स्ट्रेच करना होगा, कहाँ पे जो है उनको रिलैक्स करना होगा। इन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम।